We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files. 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन फाइल्स की एक ईमेल है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। ये ईमेल कहती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एडवाइस ली और इजराइल में जाकर डांस और गाना गाया यूएस प्रेसिडेंट को फायदा दिलाने के लिए, और ये चीज काम कर गई। एक कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर क्लेम कर रहा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स उसकी एडवाइस ले रहे हैं। और ये सिर्फ एक ईमेल नहीं है। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस रिलीज किए, जिसमें 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस है। लेकिन इस पूरे कहानी में एक औरत है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मोसाद के एक एजेंट की बेटी है, जिसके बिना ये सब कभी पॉसिबल नहीं होता। और उसका नाम है बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स। ये नाम आप हर न्यूज चैनल पर ऑलरेडी सुन चुके हो, लेकिन जरा इमेजिन करो, इतना बड़ा सेक्स रैकेट, इतने पावरफुल लोग, बिना किसी मास्टरमाइंड के, बिना किसी इंटेलिजेंस के। इम्पॉसिबल लगता है। तो एप्स्टीन फाइल्स खोलने से पहले एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन की हिस्ट्री डिकोड करनी होगी, और गिस्लेन की स्टोरी समझने के लिए उसके बाप से शुरू करना होगा, रॉबर्ट मैक्सवेल। ये नाम 1980s में ब्रिटेन में हर जगह था, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, हर जगह, क्योंकि ये बंदा अपने आप में एक मीडिया एम्पायर बन चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। बर्गामॉन प्रेस, ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर, मैकमिलन इंक। मैक्सवेल एक के बाद एक कंपनीज एक्वायर करता गया और मैसिव मीडिया एम्पायर खड़ा कर दिया। पर इस मीडिया एम्पायर के पीछे एक और कहानी थी जो बहुत कम लोगों को पता है। रॉबर्ट मैक्सवेल पे हमेशा से एलिगेशंस लगते रहे कि उसके कनेक्शंस थे ब्रिटिश MI6 के साथ, इजरायली मोसाद के साथ, और यहाँ तक कि सोवियत इंटेलिजेंस के साथ भी। पर सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इजराइल के साथ था। अभी आगे थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कैसे। नवंबर 5, 1991 को रॉबर्ट मैक्सवेल अपनी यॉट पे था। यॉट का नाम इंटरेस्टिंग था, लेडी गिस्लेन, अपनी बेटी के नाम पे रखा था, और उसी यॉट से उसकी बॉडी कैनरी आइलैंड के पास मिली। क्या हुआ एग्जैक्टली? मर्डर था, सुसाइड था, एक्सीडेंट था, आज तक किसी को क्लियरली नहीं पता। उसकी बेटी गिस्लेन ने बाद में एक इंटरव्यू में बोला, I do not believe he died by suicide, no. And do you believe that, do you have any speculation or view of who killed him? No, I don't. उन्हें लगता है मर्डर हुआ। पर सोचने वाली बात यह है, मैक्सवेल एक ब्रिटिश सिटीजन था, लेकिन मैक्सवेल को इजराइल में स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर इत्साक शमीर थे, इजरायली प्रेसिडेंट चाइम हर्जोग थे, और कम से कम 6 सर्विंग और फॉर्मर हेड्स ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस थे। उसे जेरूसलम के माउंट ऑफ ऑलिव्स पे दफनाया गया, जो इजराइल का सबसे जाना माना कब्रिस्तान है। अब सोचो, एक ब्रिटिश मीडिया बिजनेसमैन को इजराइल क्यों स्टेट फ्यूनरल दे रहा है? इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्यों अटेंड कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर शमीर ने फ्यूनरल में कहा, मैक्सवेल ने इजराइल के लिए इतना किया है जो आज बोला नहीं जा सकता। ये लाइन ही बहुत कुछ बता देती है। यही लेगेसी थी जो रॉबर्ट मैक्सवेल छोड़ के गया, और गिस्लेन ने वो लेगेसी कंटिन्यू की। पर उससे पहले एक प्रॉब्लम आ गई। बाप के मरने के बाद पता चला कि लगभग 460 मिलियन पाउंड्स एम्प्लॉइज के पेंशन फंड से गायब थे। ये पैसा मैक्सवेल की फेलिंग कंपनीज को बचाने में यूज हुआ था। तो गिस्लेन की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई, और यही वो टाइम था जब वो जेफरी एप्स्टीन से मिली। लेकिन एक सेकंड, एक्चुअली इन तीनों का ये कनेक्शन रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ के पहले से था। एक बंदा है स्टीवन हॉफनबर्ग, ये एप्स्टीन का बिजनेस पार्टनर था एक पॉन्जी स्कीम में, टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसमें $475 मिलियन का फ्रॉड हुआ था। हॉफनबर्ग को 20 साल की जेल हुई इस केस में। एप्स्टीन को कोई चार्जेस नहीं आए। हॉफनबर्ग ने 2019 में रिपोर्टर्स को बताया कि एप्स्टीन ने उसे एडमिट किया था कि उसकी मोसाद से टाई अप है, और ये भी बताया कि एप्स्टीन और गिस्लेन पहली बार 1988 में मिले थे। 1988 मतलब रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ से 3 साल पहले। ये रिलेशनशिप नया नहीं था, प्लान्ड था। एक और आदमी है आरी बेन मनेशा, जो खुद इजरायली इंटेलिजेंस में था 1977 से 1987 तक। वो क्लेम करता है कि एप्स्टीन और गिस्लेन मोसाद के लिए हनी ट्रैप ऑपरेशन चलाते थे। वो कहता है उसने 1980s में दोनों को रॉबर्ट मैक्सवेल की ऑफिस में देखा था आर्म्स डील्स के टाइम। तो बेसिकली प्लान ये था, पावरफुल लोगों को ट्रैप करो, रिकॉर्ड करो, ब्लैकमेल करो, कंट्रोल करो। पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्स्टीन के पास पैसे चाहिए थे, कनेक्शंस चाहिए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह चाहिए थी जहां ये सब हो सके। और उसके
उसके पास तीनों थे। स्पेशली एक आइलैंड था जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर पहले ये समझते हैं कि एप्स्टीन इतना पावरफुल बना कैसे। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। मिडिल क्लास जूइश फैमिली थी। फादर प्लम्बर था, मदर होम मेकर। एकेडमिकली टैलेंटेड था। 16 साल की उम्र में ही हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया। 1969 में कूपर यूनियन कॉलेज में एडमिशन मिली फिजिक्स पढ़ने के लिए, पर डिग्री नहीं ली। फिर 1971 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गया, वहां से भी डिग्री नहीं ली। 1973 में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। डोनाल्ड बार, जो डाल्टन स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने एप्स्टीन को हायर कर लिया एज ए टीचर बिना डिग्री के। पर 1976 में स्कूल छोड़ दिया और सीधा वॉल स्ट्रीट में एंट्री लेता है और अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में काम करना शुरू करता है। फिर 1982 में अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया। जे एप्स्टीन एंड कंपनी ऑफिशियली 1988 में रजिस्टर हुई। अब यहाँ से एप्स्टीन का असली गेम शुरू होता है। एक नाम है लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का फाउंडर। 1987 में एप्स्टीन और वेक्सनर पहली बार मिले। कुछ ही सालों में वेक्सनर उसका सबसे बड़ा क्लाइंट बन जाता है। 1991 में वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटर्नी दे दी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1996 में वेक्सनर ने अपना न्यूयॉर्क मैंशन 9 ईस्ट 71st स्ट्रीट एप्स्टीन को ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $56 मिलियन थी। सेल प्राइस $0। पर क्यों? क्योंकि वेक्सनर जानता था एप्स्टीन के पास वो इंफॉर्मेशन थी जो उसकी पूरी लाइफ खत्म कर सकती थी। यही था एप्स्टीन का बैड बिजनेस मॉडल। लेकिन अभी आगे ये बिजनेस मॉडल इतने बड़े लेवल पर जाने वाला है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1998 तक एप्स्टीन ऑफिशियली बिलियनर कैटेगरी में आ चुका था और उसी साल उसने कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में, सेंट थॉमस के पास। लगभग 70 एकर्स, $7.95 मिलियन में खरीदा। और इस आइलैंड पे रेगुलर विजिटर्स कौन थे? दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग। ये सिर्फ कुछ नाम है। पहले ये समझो इस आइलैंड पे होता क्या था। एप्स्टीन ने वहाँ मैसिव कंपाउंड बनाया, मेन मैंशन, गेस्ट हाउसेस, हेलीपैड, प्राइवेट डॉक्स, सब कुछ हाई सिक्योरिटी वॉल्स के अंदर। इस आइलैंड पे रिपोर्टेडली डजन्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स काम करते थे, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, पायलट्स, डोमेस्टिक स्टाफ। एक एनोनिमस विक्टिम ने सीबीएस न्यूज को बताया, उसने मुझे अपने बेडरूम में ट्रैप कर लिया आइलैंड पे। मैं भाग नहीं सकती थी। आइलैंड से निकलने का सिर्फ 2 तरीका था, हेलीकॉप्टर या बोट। दोनों एप्स्टीन के कंट्रोल में थे। सेंट थॉमस के लोकल एयरस्ट्रिप के एक फॉर्मर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वैनिटी फेयर को बताया, मल्टीपल ओकेजन्स पे मैंने एप्स्टीन को हेलीकॉप्टर से उतरते अपने प्राइवेट जेट में चढ़ते देखा है, बच्चियों के साथ। और ये कब तक चलता रहा? 2018 तक, एप्स्टीन की डेथ से सिर्फ 1 साल पहले। लेकिन इस प्योर गेम की सेंटर वुमन गिस्लेन मैक्सवेल का रोल क्या था? मैक्सवेल ट्रायल में केट नाम के एक विटनेस ने टेस्टिमनी दी। उसने बताया कि पाम बीच रेजिडेंस पे जब वो अप्रोक्सीमेटली 18 साल की थी, एक स्कूल गर्ल आउटफिट उसके बेड पे छोड़ दी गई थी। प्लीटेड स्कर्ट, व्हाइट पैंटीज, व्हाइट सॉक्स, शर्ट। जब उसने मैक्सवेल से पूछा ये किस लिए है, मैक्सवेल ने कहा, आई थॉट इट वुड बी फन फॉर यू टू टेक जेफरी हिज टी इन दिस आउटफिट। मैक्सवेल ने केट से सेक्सुअल टॉपिक्स पे बात भी की। पूछा कि क्या वो किसी और लड़की को जानती है जो एप्स्टीन को ओरल सेक्स दे सके, और बोला कि एप्स्टीन को दिन में 3 बार सेक्स चाहिए। वर्जीनिया ग्यूफ्रे, जो एप्स्टीन केस की सबसे प्रोमिनेंट अक्यूजर्स में से एक रही है, अपनी मेमोयर में लिखती हैं कि आइलैंड पर जब वो 18 साल की थी, एप्स्टीन ने उन्हें एक पावरफुल आदमी के पास भेजा। उनके मुताबिक वहाँ उनके साथ वायलेंट सेक्स असॉल्ट हुआ। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उनका गला दब गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उस वक्त रूम में एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर मौजूद था जो सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय हंस रहा था। इसी तरह वर्जीनिया ड्यूफ्रे ने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में प्रिंस एंड्रू का नाम लिया। उनका कहना था कि उन्हें 3 अलग जगहों पर प्रिंस एंड्रू के साथ एनकाउंटर्स के लिए फोर्स किया गया, लंदन, न्यूयॉर्क और एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर। इससे ये तो क्लियर हो चुका था कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस आइलैंड पे आते थे और रिकॉर्ड होते थे, ब्लैकमेल होते थे, कंट्रोल में रहते थे। अब सवाल ये है, इतने बड़े कांड में कौन कौन था? जनवरी 2026 में जब 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस की एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई, तब दुनिया को पहली बार समझ आया कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था। इन डॉक्यूमेंट्स में कई बड़े नाम सामने आए, प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, स्टीव बैनन, हार्वर्ड लटनिक और मेहमत ओज। ये सब नाम फाइल्स में अलग अलग जगहों पे दिखाई देते हैं। लेकिन अब आते हैं इंडिया वाले हिस्से पर। सबसे अजीब बात यह है कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे मामले को लगभग इग्नोर कर दिया। दुनिया भर के अखबार इन फाइल्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, पर भारत में ये स्टोरी मुश्किल से चर्चा में आई। सबसे पहले वो ईमेल जिसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र था। ईमेल जुलाई 2017 में लिखा गया था, ठीक उस समय जब मोदी पहली बार इजराइल विजिट करके लौटे थे और वहां बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे। ईमेल के आखिर में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, इट वर्क्ड।
भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड साफ है, ये सब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बेकार बातें हैं और इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। हरदीप सिंह पुरी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2015, 2016 और 2017 में एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस की 3 विजिट्स रिकॉर्ड हैं। पुरी ने कहा कि ये इंटरैक्शन सिर्फ बिजनेस रिलेटेड थे। फिर आता है नाम अनिल अंबानी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन को कहा गया था कि वो अंबानी को जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन से कनेक्ट कराए ताकि मोदी के 2017 के अमेरिका दौरे से पहले ग्राउंड तैयार की जा सके। और मई 2019 में एप्स्टीन ने मैसेज भेजा कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बंदे से मिलकर आया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से पर, मोसाद कनेक्शन। मोसाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है और एप्स्टीन फाइल्स में कई ऐसे कनेक्शंस दिखाई देते हैं जो सीधे इजराइल से जुड़े हैं। एप्स्टीन के करीबी रिश्ते थे एहुद बराक के साथ। उसने इजरायली टेक सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्ट किया, इजरायली इंस्टीट्यूट को डोनेशंस दिए और उसकी ईमेल्स में बार-बार एक नाम आता है, योनी कोरेन। अब अगर पूरी तस्वीर को एक साथ रखो, रॉबर्ट मैक्सवेल को कई रिपोर्ट्स में मोसाद से जुड़ा बताया गया था। उसकी बेटी गिज़लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की सबसे करीबी पार्टनर बनी। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट आइलैंड था जहां कैमरे लगे थे, पावरफुल लोग वहां आते थे और कई बार वो उसका मतलब सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये शायद एक पूरा ब्लैकमेल नेटवर्क था। हालांकि नफ्ताली बेनेट ने ऑफिशियली कहा है कि एप्स्टीन का मोसाद से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फाइल्स में जो कनेक्शंस दिखाई देते हैं वो सवाल जरूर उठाते हैं। और अब जब 3 मिलियन पेजेस, हजारों वीडियो और लाखों तस्वीरें पब्लिक हो चुकी हैं, तो असली सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ एक आदमी का क्राइम था तो इतने सारे पावरफुल लोग उसकी दुनिया में बार बार क्यों दिखाई देते हैं?